और माइक क्लियर है? यस मैम, आप लाइव है मैम, स्टार्ट कर दीजिए, आप लाइव है मैम। यस मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। बच्चे मेरा आवाज़ बताना क्लियर है कि नहीं, फिर आप बीच में बोलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी एक दो बच्चे हैं जरा आप भी बताना, जरा आवाज़ आ रही है आपके पास? अब साफ है कि नहीं? फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। मैम आपकी आवाज क्लियर है मैम, आप कर दीजिए स्टार्ट। ठीक है, ओके। जी, हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा था कहानियाँ, और इस बार हम बाल कृष्ण भट्ट का निबंध पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ईमानदारी। ठीक है, निबंध वैसे ही होते हैं निबंध के बारे में। निबंध में एक विषय के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। तो ये निबंध भी है बालकृष्ण भट्ट का, और इसमें ईमानदारी की विस्तार से चर्चा की गई है। विस्तार से ईमानदारी के बारे में समझाया गया है कि ईमानदारी क्या होती है, और उसके बारे में एक व्याख्या दी गई है निबंध के रूप में। 2 क्लासेस में हमने पढ़ा है जयचंद्र प्रसाद की कहानी गुंडा, और गजानन माधव मुखी बौद्ध का पक्षी और दीपक। ये 2 कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, और आज हम तीसरी अपनी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, निबंध ईमानदारी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक कहानी या निबंध पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में, उसके रचनाकार के बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे ही पहले हम रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं, प्रस्तावना। आपको रचनाकार के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि वह किस युग के हैं, किस परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके ये लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा रचनाकार के बारे में, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप छोटा मोटा उसके बारे में कुछ बता सकें, और आपको अच्छे से फिर समझ में भी आ पाएगा कि निबंध रचनाकार का क्या उद्देश्य रहा। तो यहाँ पर हम प्रस्तावना प्रस्तावना में हमें छोटा सा निबंध कार्य के बारे में बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट भारतीय योगिक परंपरा के निबंधकार हैं। अब भारतीय परंपरा क्या थी ये तो आपको पता ही होगा, और उसमें कौन कौन से निबंधकार थे या कौन कौन से रचनाकार थे ये आपको पता ही होगा। तो बालकृष्ण भट्ट भारतीय परंपरा के ही निबंधकार हैं, और ये इन्होंने जो लिखा है अधिकतर समाज और सामाजिक यथार्थ की भावभूमि के निकट ही रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बालकृष्ण भट्ट जो है इन्होंने समाज के बारे में और सामाजिक यथार्थ, मतलब यथार्थ का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, वास्तविकता और सच्चाई से होता है, यानी इन्होंने समाज के ही सच्चाई को अपने निबंध में बताने का प्रयास किया है। और इनके जो निबंध है वो निम्न मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो अपने निबंध लिखे हैं वो निम्न मध्यवर्गीय समस्याओं को भी उन्होंने दिखाया है। अब छोटे छोटे विषयों पर लिखे जाने वाले निबंधों में भी कोई ना कोई जीवन मूल्य अवश्य आ जाता है जो हमारे मन मस्तिष्क को झंझोड़ देता है। उन्होंने न केवल सामाजिक वरन ऐतिहासिक और पौराणिक आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। वे निबंधों के माध्यम से समाज की विसंगतियों मतलब बुराइयों को जनजीवन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो सामाजिक यथार्थ के साथ साथ वहाँ की बुराइयों को भी, जनजीवन की बुराइयों को भी उन्होंने अपने निबंध में बताने का प्रयास किया है। निबंध ईमानदारी में रोजगार और व्यापार की गतिविधियों पर उन्होंने टीका व्यंग किया है। अब यहाँ पर ईमानदारी के बारे में उन्होंने बताया कि ईमानदारी जो निबंध उन्होंने लिखा है वो क्यों लिखा है। उन्होंने इसमें व्याख्या की है रोजगार और व्यापार की गतिविधियों, और तीखा व्यंग का मतलब होता है एक कटाक्ष किया है ईमानदारी के माध्यम से। कटाक्ष तो आप समझते ही होंगे, कमेंट जिसको व्यंग कहते हैं। और व्यंग का अगर हम मतलब निकालें तो व्यंग वह होता है जिसमें अब बात को सीधी तरीके से ना कहकर बात को घुमा कर की जाती है, जिसमें सामने वाले को बुरा भी ना लगे और बात हमने कह दी, इसको कहते हैं व्यंग। और इसमें लेखक ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और विषमता आदि के खिलाफ अपना गहरा रोष प्रकट किया।
इसमें ईमानदारी जो उन्होंने निबंध लिखा है, इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार और विषमता मतलब असमानता, भेदभाव के खिलाफ अपना गहरा रोष मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा प्रकट किया है और समय और बदलते जीवन के अनुसार तर्कसंगत प्रतीत होते हैं, जो कि ये एक तर्कसंगत भी है जो आज के समाज में हमारे विद्यमान है। तो इस आधार पर इन्होंने ईमानदारी निबंध को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पर लेखक परिचय आता है। लेखक परिचय में ये सबसे पहले आप बता देंगे कि ये आधुनिक हिंदी निबंधकारों में सबसे सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, मतलब सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इसमें इनका जन्म दिखाया गया है, स्कूली शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। मैं जो नामक एक पुस्तक निकाली थी जो काफ़ी प्रसिद्ध है और आगे अगर आप हिंदी को पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी प्रदीप्ति के बारे में आपको काफ़ी पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने इसका प्रकाशन किया था 1 सितंबर 1877 में। ठीक है, और इनकी रचनाएं साहित्य सरोज, साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, भाग 1 और 2, उपन्यास में आते हैं न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अनजान, 1 सुजान, रहस्य कथा। नाटक में आते हैं कि बाल विवाह, दमयंती, स्वयंवर, वैदिक संहार, पद्मावती, रेल का विकट खेल, चंद्रसेन, जैसा काव्य वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय। अब यहाँ पर बालकृष्ण जी के बारे में बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट निबंध कला के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर लिखा है तो सबसे ज़्यादा निबंध ही लिखे हैं और उनके निबंध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये सर्वप्रथम निबंध मौलिक रूप में लिखना प्रारंभ किया था। मतलब एक तरीके से निबंध पहले भी लिखे जाते थे लेकिन एक मौलिक रूप में लिखना निबंध ये बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से शुरू हुआ था। उन्होंने 1000 के लगभग निबंध लिखे जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, मनोविज्ञान, भक्ति ज्ञान, गृहस्थ जीवन, शिक्षा और वाणिज्य आदि विषयों पर भी निबंध लिखे। इन्होंने सब तरह पर निबंध लिखे हैं, जैसे कि बताया है इन्होंने इस वाली पिछली लाइन में बताया गया, इन्होंने 1000 से ऊपर निबंध लिखे हैं और इन निबंधों में लेखक के सहज और स्वाभाविक भाषा के विषय का प्रतिपादन बड़ी निपुणता से किया है। भट्ट जी के अपने निबंधों में शाश्वत मूल्य, शाश्वत मतलब होता है हमेशा से, हमेशा मतलब सदैव के अंकन के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह उभर कर आई है कि भारतीय समाज में आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक सभी क्षेत्रों में व्यक्तिवादिता का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके सामान्य निबंधों में भी गहरा अध्ययन देखने को मिलता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इनकी व्यक्तिवादिता ज़्यादा दिखाई देती है, व्यक्ति की बातों को उन्होंने ज़्यादा दिखाया है और इनके निबंधों में गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब इनके निबंध ऐसी नहीं होती है किसी न किसी चीज़ को मुख्य बिंदु बनाकर उस पर व्यंग करते हुए या किसी चीज़ को विस्तार से समझाने के उद्देश्य से इन्होंने निबंध लिखे हैं। भट्ट जी की भाषा विषय के अनुसार नहीं है और वह अपने युग के सशक्त और प्रभावशाली निबंधकार है। मतलब इनकी भाषा जो है वो इतनी कठिन नहीं है कि एक समझने में परेशानी हो, इनकी भाषा बिल्कुल सटीक और जैसा विषय होता है उसी अनुकूल होती है। तो ईमानदारी निबंध आप पढ़ रहे हैं तो इसमें भी भाषा काफ़ी मुश्किल नहीं है, आराम से समझ में आ सकती है। इस तरह की भाषा और शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। बालकृष्ण जी के बारे में पूछा गया है और ये उनका जो जन्म के बारे में और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ से संबंधित कुछ है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग के अहिल्यापुर में 23 जून 1844 को हुआ था। पूछा गया है बालकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, तो अहिल्यापुर। किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। और हिंदी प्रदीप्ति की स्थापना कब हुई थी, तो ये मैंने बताया आपको कि 1 सितंबर को 1877 को हुई। यहाँ पर इन्होंने बताया है बालकृष्ण भट्ट विचारों के निबंधकार थे। तो अभी पढ़ा है हमने सामाजिक निबंधकार है, समाज और समाज के यथार्थ को इन्होंने निबंध के रूप में व्याख्या किया है। तो सामाजिक निबंधकार लेखक ने कौन सी वर्ष की आयु, तो इसमें की 12 वर्ष की आयु। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर भी हुई थी। भट्ट जी की स्मरण शक्ति तीव्र होने के कारण 12 वर्ष की अल्पायु में ही संस्कृत के अमरकोश और लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ कर ली थी।
आ जाता है 12 वर्ष के में पढ़ बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो सामाजिक और सामाजिक यथार्थ निम्न मध्य वर्ग के जीवन को व्याख्यात करने वाले निबंधकार रहे हैं और ये संस्कृत के ज्ञानी रहे हैं और इनकी भाषा मुख्य संस्कृत है और इनकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कठिन शब्दों का इन्होंने ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है और साथ में ही इन्होंने हिंदी प्रति की। यहाँ पर हम निबंध पढ़ लेते हैं, इतना काफ़ी है अगर आप राइट के में बता के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ईमानदारी निबंध क्यों इन्होंने लिखा, क्यों व्याख्या करी है इन्होंने ईमानदारी की निबंध के माध्यम से। ईमानदारी एक भाव विचार प्रधान निबंध है, मतलब ये भावों को व्यक्त करता, विचार को बताता है ये ईमानदारी की ईमानदारी क्या है, क्यों होनी चाहिए, ईमानदारी होने और ना होने से क्या लाभ और हानि है, तो इस सब के बारे में उन्होंने बताया। इसमें लेखक ने अपने विचारों के साथ लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का परामर्श दिया है। ईमानदारी एक गुणवत्ता है मन की। व्यक्ति अपने जीवन में कार्य के लिए समर्पित एवं ईमानदार होता है, इसमें व्यक्ति को मानसिक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। वह व्यवसाय एवं रोजगार में जीवन के हर एक पहलुओं में अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहता है, इससे समाज व परिवार में उनसे मान सम्मान प्राप्त हो सके। ईमानदारी इंसान की सकारात्मक मानसिकता है। सकारात्मक मानसिकता का मतलब होता है, सकारात्मकता का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, और नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखा सकारात्मक मानसिकता है, मतलब एक अच्छी मानसिकता को दिखाती है ईमानदारी, और जिसके कारण वह अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और सच्चाई से करता है। लेखक ने कहावत के माध्यम से कहा है कि ईमानदारी रोजगारियों में पाई जाती है, अर्थात नौकरी करना अथवा सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए ईमानदार होना अति आवश्यक होता है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप रोजगार कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका ईमानदार होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। काम में ईमानदारी करी रहेगी तो आपका जो व्यवसाय है वो अच्छा चलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में वृद्धि होगी, परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ईमानदारी का इन्होंने एक गुण बताया है, इसी से उनकी सफलता का प्रमाणित रूप प्राप्त होता है, प्रमाणित रूप प्राप्त होता है सफलता का। रोजगार में ईमानदारी का अर्थ अपने कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना, अपने कामकाज को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ करना। यहाँ पर इन्होंने रोजगार में ईमानदारी का मतलब बताया है कि अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचना भी एक ईमानदारी है। मतलब अगर आप देर से पहुंच रहे हैं तो वो ईमानदारी में नहीं आती। समय अपने काम के प्रति सचेत रहना, तो समय से पहुंचना और उसको भली बात पूर्ण करना, अपने काम में निष्ठा और जैसे लगन लिखा है तो अपनी भली बात इसको पूर्ण करना, ये भी एक ईमानदारी का ही एक गुण आता है, इसको ही ईमानदारी कहते हैं। लेखक ने कुछ ऐसे लोगों पर भी व्यंग्य किया है, व्यंग्य मैंने बता दिया कि जिसमें सीधी तरीके से बात में कहकर बात को थोड़ा घुमा के बोली जाती है, यानी कि बात को ऐसे बोला जाता है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमने अपनी बात बोल दी, एक कटाक्ष के माध्यम से। जैसे आपने अगर पढ़ी हो शब्द शक्ति तो उसमें व्यंजन शब्द शक्ति आती है, तो वो व्यंग्य होता है। जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते तथा कार्य करने में असमर्थता का भाव उन्हें समय बर्बाद करते हैं, उन्हें कभी भी ईमानदार नहीं कहा जा सकता। इनमें सीधे अर्थों में बता दिया गया है कि ईमानदार होना अपने काम में और लगन निष्ठा के साथ काम करना, समय पर पहुंचना, उन्हें कहते हैं ईमानदार। और जो समय पर नहीं पहुंचते और समय बर्बाद करते हैं, अपना काम पूर्ण निष्ठा से नहीं करते, उन्हें ईमानदार नहीं कहते। समाज में कुछ ऐसे लोगों की और भी लेखक ने संकेत दिया है जिन्हें कुछ नहीं आता, जो सिफारिश के बल पर अपना कार्य किए हुए और भौतिक सुख सुविधा का लाभ उठाकर अपने जीवन का क्रम व्यवस्थित किए हुए हैं। यहाँ पर सीधा बताया गया है कि ईमानदारी उन लोगों में भी नहीं पाई जाती जो सिफारिश के बल पर अपने काम कराते हैं। उन्हें सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से मतलब होता है, बाकी और किन्हीं चीज़ों से उनका मतलब नहीं होता। लेखक ने निबंध में ईमानदारी से जुड़े पहलुओं को भी दिखाया है और माना है कि समाज में कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में भी लेखक ने बताया है कि
जो दूसरा अगर गलत कर भी रहा होगा तो उसे सही नहीं करेंगे, बस उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे। भट्ट जी ने कहा है कि ईमानदारी का भाव जिन व्यक्तियों के मन में होता है वह जीवन के हर कदम पर सफल होते हैं। यहाँ पर ईमानदारी का एक और गुण दिखाया है कि ईमानदारी अगर व्यक्ति के मन में है, उसके कर्तव्य में है, तो वह जीवन के हर कदम पर सफल होता है। व्यापार और रोजगार उन्हीं के बल और विश्वास पर आगे बढ़ते हैं। यानी अगर व्यापार और रोजगार को आपको बढ़ाना है तो व्यक्ति के मन में, कर्तव्य में, काम में ईमानदारी होना अति आवश्यक है, तभी वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। समाज में कुछ ऐसे भी महकमे हैं जहाँ भ्रष्टाचार और अनैतिकता में लोग पूर्ण रूप से लिप्त रहते हैं। यहाँ पर बताया है कि समाज में कुछ ऐसे महकमे हैं जहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार और अनैतिकता है, ठीक है, और जहाँ पर लोग डूबे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि उनकी कुछ जिम्मेदारी है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने ही फायदे में जुटे हुए हैं। व्यक्ति अपनी स्वार्थ की पूर्ति करते समय कईयों का हित करने में भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे व्यक्ति समाज और परिवार दोनों के लिए घातक होते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग काफी घातक साबित होते हैं। लेखक इस भ्रष्टाचार और नैतिकता के विरुद्ध अपनी आत्मवेदना को व्यक्त कर रहे हैं। आत्मवेदना मतलब उनकी अपनी अभिव्यक्ति को, अपने मन के विचारों को वो बता रहे हैं। यहाँ पर अनैतिकता और अमानवीयता के तरीकों का नाम लेकर अपना व्यापार और रोजगार बनाए जा रहे हैं। जब इनमें कोई इस धन और विकास के विषय में पूछता है तो वह अपनी अभिव्यक्ति ईमानदारी, गतिशील और आत्मनिर्भर होकर सिद्ध करना चाहते हैं। यानी वो ये चीज मानते ही नहीं है कि वो अनैतिक काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम यही ईमानदारी है, ऐसे काम होता है। अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या किसी से रिश्वत ले रहे हैं या लेट पहुंच रहे हैं तो उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी व्याख्या ही वो ईमानदारी की यही करते हैं कि ऐसे ही होता है, हाँ इतना तो चलता है। तो यहाँ पर यही चीज बताने का प्रयास किया है। अर्थात इस धन मान सम्मान को कमाने के लिए उन्होंने स्वयं पर विश्वास कर कड़ा परिश्रम किया। निबंध में संबंधों के प्रति भी दिन प्रतिदिन करवाहट उत्पन्न होती जा रही है। समाज में भाई और बाप बेटे के रिश्तों में छल कपट का भाव बढ़ता जा रहा है। इसमें बताने का प्रयास किया है कि ईमानदारी इस हद तक घट गई है कि रिश्ते और आपसी संबंध काफी खराब हो गए हैं और आपसी रिश्तों में भी छल कपट भर गया है। तो ये छल कपट जो भरा है ये ईमानदारी ना होने का प्रतीक होता है। अगर आपसी रिश्तों में ईमानदारी है तो रिश्तों में छल कपट नहीं होगा। छल कपट वही हो रहा है जहाँ ईमानदारी रिश्तों में नहीं है। तो यहाँ पर ईमानदारी रिश्तों में भी आ गई, व्यापार में भी आ गई, रोजगार में भी आ गई, अपने काम के प्रति भी आ गई। तो यहाँ पर ईमानदारी कई रूपों में व्यक्त किया। स्वार्थ में व्यक्ति अंधा होकर अपनी मान मर्यादा को भूलता सा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने निबंध ईमानदारी में कहा है कि भारतीय संस्कृति में व्यापार में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण कानून को भी माना गया है। कानून की नीतियों में आए दिन फेरबदल कर उसमें बदलाव लाया जाता है, जिसमें व्यापार के नियमों में परिवर्तन आने से उनका स्वयं भी बदल जाता है। समाज में ऐसी कितनी ही नौकरियां हैं जिस शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति को योग्यता के आधार पर दी जा रही है। एक पढ़ा लिखा युवक अपनी बौद्धिकता के आधार पर कार्य करने में सक्षम है। उसे कई बार ऐसे रोजगार का चयन करना पड़ता है जो उसके अनुकूल नहीं है। यहाँ पर बताया है कि ईमानदारी का फर्क कानून व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। कानून व्यवस्था की जो नीतियां हैं उसमें आए दिन बदलाव होता है। तो जो योग्य व्यक्ति है वो छोटी या जो उसके लाभ की नौकरी नहीं है वो नौकरी भी उसको करनी पड़ जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार और अनैतिकता इतनी फैली हुई है कि जो अशिक्षित है, जो उस पद के योग्य नहीं है, वो बेईमानी के साथ आगे बढ़ जाता है और जो शिक्षित व्यक्ति है वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था की भी ईमानदारी ना होने का दिखाया है संकेत यहाँ पे किया कि शिक्षित व्यक्ति, जो योग्य व्यक्ति है, वह अपने पद से पीछे रह जाता है और अनैतिकता और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो दूसरा व्यक्ति अशिक्षित है, जो उस पद के योग्य नहीं है, वो उस पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर दिखाया है उसे कई बार ऐसे रोजगार का चयन करना पड़ता है जो उसके अनुकूल नहीं है। वही जो उसके हिसाब को नहीं है वो उस पद को प्राप्त कर उसकी मजबूरी बन जाती है। वहाँ पर ऐसी नौकरी करने पर समाज में उसे वह मान सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। झूठ, बेईमानी और चोरी करना किसी भी काम में कभी भी हितकर नहीं समझा जाता।
इसमें व्यक्ति को शुरू में तो लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में केवल निराशा ही मिलेगी। स्वार्थ हेतु किए गए काम में केवल व्यक्ति को दुख, भत्सना और विरोध आदि ही झेलना पड़ता है। भत्सना का मतलब होता है एक अपराधी ठहराने जैसी स्थिति। ईमानदारी से किया गया कार्य व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जैसे धर्मशास्त्री मनु महाराज ने कहा है, ईमानदारी से किया गया कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बताया धर्मशास्त्री के माध्यम से कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। अगर छोटे से छोटा काम भी ईमानदारी के साथ किया जाए तो वह भी बड़ा होता है। बस अगर किसी का अहित हो रहा है, मतलब अगर किसी को नुकसान हो रहा है, तो वो काम ईमानदारी से किया गया नहीं है। अगर किसी छोटा से छोटा काम भी ईमानदारी के साथ किया गया है और उसमें किसी का भला हो रहा है, तो वो काम बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये बताया, ऐसा काम हर दृष्टि में पवित्र स्वच्छ होता है। इसमें ईमानदारी और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। इसमें लोगों के मन में शांति, परोपकार और सुख की भावनाओं का विकास होता है। समय अनुसार व्यक्ति यदि बेईमान का निर्वाह नहीं करता, तो उसमें केवल अपना ही नहीं, अपितु समाज और लोगों का भी भला करता है। मानना है कि व्यक्ति यदि ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, तो उस राह में आत्म सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर उन्होंने अब यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति के बारे में बताया। अभी तक समाज के बारे में बता रहे थे, अब उन्होंने व्यक्ति के बारे में बताया कि अगर व्यक्ति ईमानदारी से कोई काम करता है तो उसे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। सत्य पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन मन की शुद्धता और स्पष्टता की सुखद अनुभूति मिलती है। यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति के बारे में बताया कि उसकी मन को शुद्धता मिलती है, स्पष्टता की सुख की अनुभूति मिलती है। स्थिति परिस्थितियों और घटनाओं के बीच फंसा व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि वह सही दिशा की ओर जा रहा है या नहीं। ईमानदारी का स्वभाव स्थिर नहीं है, व्यक्ति द्वारा स्थिरता प्रदान की जाती है। जो व्यक्ति अपने कार्य में एकनिष्ठ होता है, एकनिष्ठ का मतलब होता है कि एक ही जगह पर एक कहते हैं संकल्प ले लेता है, जैसे उसे कहते हैं एकनिष्ठ। वही इधर उधर डगमगाता नहीं है, वह समस्याओं से घबराता नहीं, समाधान कर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन बेईमानी से प्राप्त किया गया कार्य या धन भी उसे मिट्टी के समान ही मिल लगेगा। अब यहाँ पर बताया कि अगर उसने मेहनत करके अगर किसी चीज़ को प्राप्त किया है, तो उसे सुख की अनुभूति होगी, संतोष मिलेगा। और अगर किसी ने बेईमानी के माध्यम से कोई चीज़ प्राप्त करी है, तो वो सब उसके मिट्टी के बराबर है, उसके किसी काम का नहीं है, और उसको ना उस चीज़ का मूल्य है, वो उसको नष्ट कर ही देगा अगर उसे ऐसे ही मिल गई कोई चीज़, तो बिना मेहनत के। लेखक ने विदेशी संस्कृति में रचे बसे लोगों के विषय में कहा है। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में मोची और चमार का कार्य किया था। यहाँ पर विदेशी संस्कृति के बारे में उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि अगर मेहनत और लगन से काम किया गया है, जैसे उन्होंने मोची और चमार का कार्य किया था, तो यहाँ पर कड़ी मेहनत करके उन्होंने मेहनत और लगन और अपने काम में ईमानदारी करके ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया है। ये बताया यहाँ पर भी थोड़ा ऐसे डिटेल में दिया है, अलग अलग लोगों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, परिश्रम, ईमानदारी, उत्साह आदि गुणों का होना अति आवश्यक माना गया है। यहाँ पर इन्होंने ये गुण बता दिए, एक इंसान में परिश्रम, ईमानदारी और उत्साह ये सब होने चाहिए। लेखक ने कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी जिक्र किया है जो केवल अपनी किस्मती को ही रोकते दिखाई देते हैं। वे परिश्रम करने के पक्ष में नहीं है, तो लापरवाही से अपना जीवन कष्ट में बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे आलसी लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि वो सिर्फ रोते और अपनी किस्मत को ही कोसते हुए नजर आते हैं, परिश्रम वह करते नहीं है। इस वजह से वो अब बस बैठ के अपनी किस्मत को ही बोलते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो यहाँ पर लापरवाही से उन्होंने अपना जीवन और कष्ट में बना लिया, मतलब खराब कर लिया। अगर वो मेहनत करें तो वो भी काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो मेहनत वो कर नहीं रहे हैं और उनका जीवन इसमें कष्ट में बन गया। वे कठिन मेहनत से घबराकर संयम खो बैठते हैं, जिसके कारण अपना कर्म जीवन नहीं करते और कार्य के प्रति शिथिल पड़ जाते हैं। कार्य के प्रति शिथिल मतलब ढीला पड़ जाता है, मतलब अब कठिन परिश्रम वो करते नहीं है, और परिश्रम करने के लिए एक संयम चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है, जो उनके पास होता नहीं है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त तक नहीं कर पाते।
और अपने कार्य के प्रति शिथिल मतलब ढीले से पड़ जाते हैं और बस अपनी किस्मत को ही बैठ के रोते हैं। लेखक ने इस बात को समझाने के लिए अंग्रेजी कहावत पर जोर दिया और कहा है कि यहाँ पर उन व्यक्तियों पर भी व्यंग्य कसा है जो सारी योग्यता होते हुए भी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और ईमानदार नहीं होते। यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में भी उन्होंने बताया लेखक ने कि जिनके पास बहुत योग्यता है, जो मेहनत के दम पर काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो इतने आलसी हैं तो कि वो कुछ प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। वो अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं है, बस उनके अंदर योग्यता भरी पड़ी है लेकिन मेहनत नहीं है, मेहनत करना ही नहीं चाहते वो लोग। वे अपनी जूनी शान शौकत और मिथ्या के भ्रम में अपना कार्य करने के लगातार पीछे हटते रहते हैं। ठीक है, अपनी बस शान शौकत दिखाते हैं कि हम ये हैं वो हैं और मेहनत करते नहीं हैं और बस बैठे रहते हैं। ऐसे समय में अपने कार्य के प्रति सहज परिश्रम और लगन करने वाला ईमानदार व्यक्ति अधिक सशक्तपूर्ण होता है। ऐसे समय में अगर किसी के पास कम योग्यता भी है तो वो भी परिश्रम के माध्यम से उससे ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर इन 2 लाइनों में ये समझाने का प्राप्त है कि जिसके पास ज़्यादा योग्यता है वह आलसी होने के कारण, परिश्रम ना करने के कारण बस सारा टाइम अपनी झूठी शान शौकत दिखाता है और एक भ्रम में जीता रहता है। लेकिन अगर किसके पास कम योग्यता है तो वो मेहनत के दम पर ईमानदारी और निष्ठावान अपना कर्तव्य के माध्यम से इन सब चीज़ों के माध्यम से वह वो जिसके पास ज़्यादा योग्यता है उससे अधिक ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है और अपना जीवन सुखमय बना लेता है। तो यहाँ पर ये बताया है। लेखक का मानना है कि नौकरी पेशा व्यक्ति जीवन में प्रत्येक कार्य को क्रमबद्धता से कार्य करने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है, क्रमबद्धता मतलब एक सीक्वेंसली वह अपने काम को करता है, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखता है, काम को व्यवस्थित रूप से करता है और किसी भी काम को करने से वो घबराएगा नहीं। यहाँ पर एक नौकरी पेशा व्यक्ति की छवि उन्होंने बताई है कि वह कैसा होता है। अपना काम कुछ ही अवधि में समाप्त कर उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया है इन्होंने। व्यवसाय में व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखेगा तो सफल होगा और व्यवसाय में भी अगर वह क्रमबद्धता रखेगा, अपने काम को सुचारू रूप से करेगा, समय का पाबंद होगा, अपनी चीज़ों को ध्यान से रखेगा, अपना काम व्यवस्थित रूप से करेगा तो कुछ समय में ही वह उन्नति कर लेगा। और हर एक यहाँ पर लेखक ने हर एक व्यक्ति को यही एक संदेश दिया है कि हर किसी को अपने काम में ये सब चीज़ें लानी चाहिए, तभी वह उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। व्यापार में ईमानदारी का भाव नहीं होगा तो व्यक्ति झूठ और मिथ्या में ही घिरा रहने के कारण भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेगा पर जीवन के वास्तविक सुख से परे होगा। कहा जाता है कि बुराइयों का अंत बुराई से ही होता है। ईमानदारी से की गई कमाई में मुश्किलें तो हैं और सुख और शांति भी बहुत है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि ईमानदारी कठिन भी होती है, ईमानदारी में धैर्य भी चाहिए होता है और उससे जो कमाई होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए और अगर हम ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें मिलना, लेकिन जब वो मिलेगी तो उसका फ़ायदा भी बहुत होगा, खुद आत्म शांति भी बहुत मिलेगी। बेईमानी से जो अपनी चीज़ें जुटाते हैं अगर हम तो वहाँ पर भी बस वो ऐसे ही मिल जाएगी पर वो रद्दी के भाव में। बेईमानी से धन तो बहुत एकत्र कर लेंगे पर उसके अच्छे परिणाम नहीं है। वही मैंने बताया, जैसा इसमें भी वही है, उदाहरण के माध्यम से बताया कि जैसा बीज बोया है वैसे इसका फल भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ऐसे सज्जन लोग बहुत कम मिलते हैं हमारे समाज में जो सिर्फ ईमानदार होते हैं और ईमानदारी के पद पर ही चलते हैं, चाहे कितना ही कठिन परिश्रम उनको करना पड़े, चाहे कितना ही धैर्य रखना पड़े, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं उनके पास कम हो, लेकिन वह ईमानदार रहते हैं। तो ऐसे सज्जन पुरुष बहुत कम मिलते हैं। ये आखिरी लाइन में उन्होंने ये बताया। यहाँ पे एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न आ गए हैं। इसमें आता है लेखक ने निबंध में किस भावा व्यक्ति को व्यक्त किया है। तो लेखक ने, आप बता सकते हैं किस भावा व्यक्ति को व्यक्त किया है। उन्होंने ईमानदारी को व्यक्त किया है। ईमानदारी के माध्यम से व्यक्ति किस तरह से उन्नति कर सकता है, किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए रोजगार और व्यापार में अगर उसकी उन्नति करनी है तो। और
तो बेईमानी के रास्ते पर अगर वह चलता है तो उसको क्या मिलेगा और क्या खोएगा, ये सब उन्होंने व्यक्त किया है। बालकृष्ण भट्ट ने निबंध ईमानदारी में जीवन के किन पहलुओं को बताया है? जीवन के उन्हीं पहलुओं को बताया है कि व्यक्ति को व्यवस्थित होना चाहिए, परिश्रम करने वाला होना चाहिए, सुसंगत ढंग से अपना कार्य करने वाला होना चाहिए। इस तरह के जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। ईमानदारी निबंध में किन अवगुणों का जिक्र किया है? ईमानदारी निबंध में अवगुणों का मतलब आ जाता है कि ईमानदारी की क्या कमियां निकल के आ जाती है। ईमानदारी की कमियों में आ जाता है कि कठोर परिश्रम आ जाता है, धैर्य काफी रखना पड़ जाता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि ईमानदारी के पथ पर अगर आप चलते हैं तो जो व्यक्ति बेईमान होगा वो कुछ न कुछ तो रुकावटें आपके पथ पर डालेगा ही, तो वो सब चीजें अवगुणों में आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। विमल ईमानदारी गुणवत्ता, मन की बताई है, शुरू की लाइन में मैंने बताया था मन की। ईमानदारी निबंध में लेखक ने किस तरह संकेत किया? तो भ्रष्टाचार की तरफ संकेत किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर एक कटाक्ष कर दिया है, एक बताया है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से किस तरह से लोग ईमानदारी को भूल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूल प्रतिपादन इन्होंने बताने का प्रयास किया है, उन्होंने इसमें कुछ बिंदुओं के माध्यम से ईमानदारी को और उससे संबंधित उसके महत्व जो ईमानदारी के साथ साथ अपने आप की जीवन में आ जाते हैं। अगर आप ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं तो आपके जीवन में अपने आप की कुछ ऐसे बिंदु हैं, उन्हीं बिंदुओं को समझाने का प्रयास इन्होंने किया है। ईमानदारी का महत्व दिखाया है यहाँ पर लेखक ने ईमानदारी के महत्व के अनेक अर्थों में बताने का प्रयास किया है। उनके अनुसार एक ईमानदार व्यक्ति में सच्चाई, अनुशासन, दया, शांत और अखंडता आदि अच्छे गुणों का होना अति आवश्यक है। यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना कि ईमानदारी के कौन कौन से गुण होते हैं। सच्चाई, अनुशासन, दया, शांत और अखंडता, ठीक है, ये ईमानदारी में होते हैं, ईमानदारी के अच्छे गुण हैं। अब यहाँ पर ईमानदारी निबंध में लेखक ने समय समय पर विद्वानों द्वारा कही गई कहावत और मुहावरों में ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति माना है, ठीक है। कहावतों और मुहावरों के माध्यम से भी इन्होंने जो समझाया है कि विदेशों में चमड़े और जूते का काम करते थे तो वो काफ़ी मेहनत के बल पर आगे ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया, या फिर दूसरे इन्होंने एक कहावत के माध्यम से समझाया था कि कम योग्यता वाला व्यक्ति भी अगर मेहनत करता है और ईमानदारी रखता है तो वह ऊंचा पद हासिल कर लेता है, और जबकि जो ज़्यादा योग्यता वाले व्यक्ति हैं वे अपने आलसीपन में और बेईमानी के माध्यम से झूठी शान और शौकत के को दिखाकर वहीं गहरी रह जाती है। तो ये दो कहावतें उन्होंने बताई हैं, इसका आकलन नहीं किया है। वही बात उन्होंने घुमा के दोबारा बताई कि व्यक्ति को अपने कार्य में सफल होने के लिए ईमानदारी का गुण आवश्यक है। मतलब अगर आपको सफल होना है तो ईमानदारी तो आपके व्यक्तित्व में होनी ही चाहिए। ईमानदारी से अर्थ तन, मन, वचन और कर्म की शुद्धता है कि आपको काम में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, मन में ऐसा कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, आपकी बोली में भी एक सज्जनपन और अच्छा भाव होना चाहिए, और कर्म भी आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें बेईमानी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आगे उन्होंने यही चीज़ बता दिया कि अगर ये आप में नहीं होगा तो आपको सम्मान और सफलता नहीं मिलेगी। व्यक्ति अपने भीतर बदलाव करने में सक्षम है। सक्षम का मतलब होता है योग्य, और यही परिवर्तन लाकर वह ईमानदारी के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। नैतिक व्यवहार के कारण सभी कार्य सरलता और सहजता से बन जाते हैं। जीवन में विभिन्न समस्याएं तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के साथ हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रतिकूल और मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब की विपरीत स्थितियाँ तो सभी के जीवन में चलती रहती हैं और समस्याएं भी सबके जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति होता है वह इन सबसे घबराता नहीं है, इन सब के साथ ही वह आगे बढ़ता है और अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता है, और जो भी समस्या आती है उसका समाधान ढूंढता है, वो भी ईमानदारी के पथ पर आगे चलता है और अपना धैर्य बनाए रखता है और
कभी विपरीत स्थितियों से घबराता नहीं है और ना ही विपरीत स्थितियों या समस्याओं में किसी का बुरा करता है। तो यहाँ पर भी ईमानदारी एक है उसको व्याख्यायित किया है। दूसरा आ जाता है व्यवहार में नैतिकता का भाव। जैसे मैंने बताया कि ईमानदारी के बारे में जो मैं बता रही हूँ, निबंध का प्रतिपादित। तो अगर आप ईमानदारी से जुड़ते हैं, आपके जीवन में ईमानदारी है, तो कुछ बिंदु आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये दूसरा बिंदु आ जाता है व्यवहार में नैतिकता का भाव। मतलब आपका व्यवहार ही इतना कुशल हो जाएगा, होना चाहिए, और एक आदर्श का भाव आपके व्यवहार में होना चाहिए ईमानदारी के साथ साथ। समाज और नैतिक व्यवहार एक दूसरे के पूरक है। नैतिक व्यवहार जन्मजात होता है। समाज के बीच व्यक्ति का औपचारिक अनौपचारिक ढंग से व्यवहार करना नैतिक व्यवहार के अंतर्गत है। ईमानदारी निबंध में लेखक ने कहा है कि नैतिक व्यवहार को दो रूपों में चित्रित किया जा सकता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी नैतिकता जो समाज, संस्कृति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अपने भावों को अभिव्यक्त करती है, तथा आंतरिक जो व्यक्ति के अनुभव, अंतर्दृष्टि और विवेक के द्वारा अभिव्यक्त होती है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नैतिकता दो तरह से देखी जा सकती है। एक तो बाहर, जैसा समाज में इंसान रहता है, ठीक है, उसकी संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर की जा सकती है अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति। और दूसरी उसकी आंतरिक, उसकी खुद की, उसका खुद का अनुभव कैसा है, उसकी अंतर्दृष्टि मतलब उसका देखने का नजरिया कैसा है, और उसके अंदर विवेक, ये अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम बता सकते, नैतिक भाव को बताया जा सकता है। व्यक्ति का व्यवहार अपने स्वार्थ के अनुसार बढ़ता ही जा रहा है। निबंध में लेखक ने कहा है कि व्यवहार में कमी होने के कारण रिश्तों में पवित्रता और शुद्धता निरंतर समाप्त होती जा रही है। कि नैतिकता का भाव जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे रिश्तों में पवित्रता और शुद्धता समाप्त होती जा रही है। तो नैतिकता का भाव अगर होगा तो ये जो रिश्तों में पवित्रता और शुद्धता है, ये समाप्त नहीं होगी। भौतिकता और अनैतिकता को निरंतर बढ़ावा मिलता जा रहा है। भौतिकता मतलब फालतू का दिखावा, और अनैतिकता मतलब एक अनैतिकता मतलब आदर्श के भाव जो नहीं होते, जिसमें उन सबको बढ़ावा मिलता जा रहा है, जिसमें व्यक्ति में व्यवहार और नैतिकता का पतन होता जा रहा है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार और नैतिकता का पतन मतलब आदर्श भाव का पतन होता जा रहा है। मन की शुद्धता और परिश्रम की नींव डालने से प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज अपने कार्य का निर्वहन सतर्कता से कर सकता है। समाज में प्रचलित नैतिक व्यवहार की प्रकृति निराकार होती है, जिसमें संबंध व्यक्ति की आंतरिक शक्ति से होता है। व्यक्ति की वही व्यवहार करना चाहिए जो समाज द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर आधारित है। मतलब यहाँ पर सीधी तरीके से इन्होंने व्यवहार के बारे में बताया है और उसके आदर्श और नैतिक मूल्यों के बारे में बताया है कि अगर नैतिकता नहीं होगी व्यवहार में, तो वहाँ पर रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी। समाज में अनैतिकता बढ़नी तो रिश्तों की पवित्रता खत्म होने के बराबर है, जो बढ़ती जा रही है अनैतिकता समाज में। तो यहाँ पर ये बताया है। तो यहाँ पर दिखाया है कि परिश्रम, अगर आप ईमानदारी के पथ पर चलते हैं तो परिश्रम भी आपके लिए एक मुख्य बिंदु के माध्यम से उभर कर आएगा, क्योंकि ईमानदारी के पथ पर चलना, परिश्रम और ईमानदारी दोनों एक दूसरे के संबंधित ही हैं। अगर आप ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं तो परिश्रम करना आपके जीवन में जुड़ जाएगा। अगर बेईमानी कर रहे हैं तो फिर बेईमानी के माध्यम से तो फिर परिश्रम तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बेईमानी से तो फिर इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ना आपको कुछ ऐसा मुश्किलें आएंगी। ईमानदारी के पथ पर चलने से ही मुश्किलें आती हैं। और ईमानदारी के माध्यम से ये जैसे बताया था कि नैतिकता का भाव जन्म लेता है। अगर आप ईमानदारी नहीं है तो ये नैतिकता का भाव आपके अंदर से अपने आप ही समाप्त होता चला जाएगा, अनैतिकता जन्म ले लेगी, और जो कि बढ़ता भी जा रही है अनैतिकता, ये बताया भी है समाज में। और ये जो भाव है ये व्यक्ति के आंतरिक तौर पर ही है, अगर उभर कर आता है। तो अगर आपके जीवन में नैतिकता है और उसका भाव है, तो आपके संबंध और समाज के लिए आप भला कर सकेंगे, वरना अनैतिकता के माध्यम से तो समाज कभी भला नहीं होगा और परिवार और रिश्तों में भी शुद्धता और पवित्रता खत्म हो जाएगी।
तो यहाँ पर आता है तीसरा पॉइंट, यहाँ पर यही बताया है कि परिश्रम पूरा तो नहीं पढ़ रही मैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि परिश्रम के माध्यम से ही बताया गया, परिश्रम करने से ही व्यक्ति के कार्य संपन्न होंगे, और यही एक ईमानदारी का अच्छा गुण भी है। ठीक है, जैसे कि ये नीचे से चौथी लाइन में अगर हम पढ़े तो परिश्रम और ईमानदारी के बिना व्यक्ति अपनी नौकरी और व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि बताया, और मैंने यही बताया था कि परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं तो, और परिश्रम आपके जीवन में जुड़ ही जाएगा, क्योंकि ईमानदारी के माध्यम से आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, सारी चीज़ें मुश्किलों के साथ और कठिनाइयों के साथ ही आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लेखक ने ये बताया है, फिर क्रमबद्धता आ जाती है, बद्धता आ जाती है, क्रमबद्धता। जहाँ पर क्रमबद्धता का मतलब वही है, काम को किसी तरीके से आप करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जीवन में बिना नियमों और सिद्धांतों को नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर क्रमबद्धता वही जीवन में नियम और सिद्धांत हो जाते हैं कि इन्हीं के तहत ही हम नौकरी और व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं। जैसे समय से पहुंचना और अपने काम के प्रति निष्ठा रखना, ये क्रमबद्धता में आ जाते हैं। और आलस्य को त्यागना, ये सब क्रमबद्धता में नहीं आते। आलस्य को त्यागना है, और कुछ नियम बन जाते हैं इंसान के, और उन्हीं नियमों को क्रमबद्धता पाएंगे, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में देखिए, क्रमबद्धता व्यवहार के अनुरूप व्यक्ति अपने कार्यों में संलग्न होता है, मतलब मिल जाता है। ज्ञानवर्धक और आत्मानुशासन, तो यहाँ पर आत्मानुशासन मतलब खुद का एक अनुशासन है कि समय से पहुंचना, अपने कार्य को लगन के साथ करना, ईमानदारी के साथ करना, नैतिक व्यवहार रखना दूसरों के प्रति, अपना मन और तन दोनों कर्तव्य पूर्ण होना चाहिए। तो ये सब क्रमबद्धता में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शैली आ गई है कि बालकृष्ण जी ने कैसी शैली का उपयोग किया है। पहले ही बताई गई है कि विषय के अनुकूल ही होती है, हमने पहली लाइन में पढ़ी थी कि विषय के अनुकूल इनकी शैली होती है, कोई इतने मुश्किल शब्दों का इन्होंने उपयोग नहीं किया होता। जैसा इनका, जैसे ये ईमानदारी इनका निबंध है, तो इस निबंध के माध्यम से ही इन्होंने उसी तरह की आसान शैली दी है। कुछ शैली मतलब वही लिखने का जो इनका तरीका है, संरचना कैसी की है मतलब इन्होंने अपने पूरे निबंध में, तो इतना कुछ मुश्किल इन्होंने शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। बीच बीच में अगर आप निबंध पूरा पढ़ेंगे तो कुछ संस्कृत के सूत्र आ जाएंगे बस, और कुछ अगर बात करें जाए तो तत्सम शब्द आ जाएंगे। तत्सम शब्द मतलब जो हिंदी से थोड़े मुश्किल आ जाते हैं, संस्कृत के शब्द माने जाते हैं। तत्सम तद्भव शब्द आपको पता ही होंगे, तो वो तत्सम शब्दों का उन्होंने हल्का थोड़ा बहुत प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इनकी शैली के बारे में बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध ईमानदारी भाव, मूल्य और विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक तथा मूल्यात्मक निबंध में एक विशेष प्रकार की भावनात्मकता सभी स्थलों में देखने को मिलती है। ईमानदारी निबंध में लेखक ने विषय की गंभीर और विस्तृत विवेचना की है। यहाँ पर इन्होंने गंभीर रूप से समझाया है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको समझाया भी है कि ईमानदारी होना क्यों जरूरी है, और उसका विस्तार से वर्णन भी उन्होंने किया है कि तभी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, तभी रिश्तों को बचा कर रखा जा सकता है, तभी समाज का भला किया जा सकता है, खुद अपनी उन्नति की जा सकती है। तो ये इन्होंने चर्चा की है ईमानदारी के माध्यम से। जो अत्यंत प्रभावशाली है, बालकृष्ण भट्ट ने निबंध में सांस्कृतिक और मानवीय भावभोग को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उनके निबंध के विषय का विवेचन करने और अपने मन के द्वारा उनकी पुष्टि करना निबंध की कला है। उनके निबंध की एक अलग ही विशेषता है जिसका परिचय उन्होंने इस प्रकार अभिव्यक्त किया। अब यहाँ पर इनकी शैली के कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं, उसमें दिखाया है कि वर्णनात्मक शैली, मतलब इन्होंने अच्छे से अपने निबंध का वर्णन किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया है कि विलायत में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं
और मौजूद हैं जिन्होंने शुरू में मोची और चमार की नौकरी और पेशा इख्तियार कर गाढ़ी मेहनत के द्वारा ईमानदारी कर जो कुछ लाभ उन्हें हुआ उसी के बराबर उद्यम करते हुए अंत में ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच गए। यहाँ पर इन्होंने बताया, तो यहाँ पर इन्होंने विदेशी संस्कृति का वर्णन किया है, इतने अच्छे से समझाया है कि छोटे से अपना काम शुरू किया था उन्होंने विदेशी लोगों ने, और उसके बाद में वो अच्छी गाढ़ी मेहनत मतलब बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद उन्होंने काफ़ी ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर उनका जो ये वर्णन है ये दिखाया है। भावनात्मक शैली, यहाँ पर इन्होंने भावनात्मक शैली के बारे में बताया है। भाव प्रधान मतलब कि उन्होंने अपने भावों को के माध्यम से बताने का प्रयास किया व्यक्ति के, मतलब उनके जो दिमाग भाव चल रहे थे मन में कि ईमानदारी एक ऐसी चीज है वैसी चीज है, तो उस चीज को भाव प्रधान शैली से कहा है। और इसमें इस प्रकार के निबंधों में भावों की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें भाव भरे जाते हैं कि व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो वो समाज के लिए इस तरह से घातक हो जाता है, परिवार के लिए और खुद के बीच उन्नति, तो यहाँ पे भाव आ जाते हैं। उनके उसके पश्चात कल्पना के साथ और विचार तत्व का स्थान होता है। ईमानदारी में लेखक कितने उदाहरण देते हुए बताया कि मनुष्य को अपने काम में कृतकार्य होने के लिए कौन कौन से उत्तम गुण प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, तो यहाँ पर ये भाव उन्होंने व्यक्त किया है। व्यवहार में सफाई या ईमानदारी पहली बात होगी, बिना उसके रोजगारी और अपने कारोबार में किसी तरह की प्रतिष्ठा और सबर जीत नहीं हासिल कर सकता, ठीक है। बिना ईमानदारी के वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, तो उनके ये भावनात्मक रूप से उन्होंने बताया। यहाँ पर विचारात्मक शैली बताई है, ठीक है। यहाँ पर जब हम पूरा निबंध पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह के विचार उन्होंने इसमें व्यक्त किए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि नीचे से नीचा काम ईमानदारी से किया जाए तो कभी बुरा नहीं होता, तो उन्होंने यहाँ पर विचार व्यक्त किया है कि काम कोई छोटा नहीं होता, काम अगर छोटे से छोटा भी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है और उसमें लोगों का भला है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, लोगों का अगर भला हो रहा है तो वो काम छोटा नहीं होगा, वो काम बड़ा ही माना जाएगा। तो यहाँ पर ये विचार उन्होंने व्यक्त किया ईमानदारी का, और छोटा और किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना आंकना, ये इनका विचार है। यहाँ पे सूत्र शैली बताई थी मैंने कि वहाँ पर आपको सूत्र पढ़ने को मिलेंगे व्यंग्यात्मक शैली। यहाँ पर व्यंग्य शैली का उपयोग मतलब मैंने बताया था कि कटाक्ष के तौर पर बोला जाता है, ठीक है। कटाक्ष भी है यहाँ पर, उन्होंने समाज के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर और बेईमान लोग जो हैं या अनैतिक लोग जो हैं उनके ऊपर कटाक्ष की है, या जैसे बारिश के बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं उन पर कटाक्ष किया या व्यंग्य किया है, तो ये व्यंग्यात्मक शैली है। शैली इसको थोड़ा देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंध ईमानदारी में भाषा का एक अलग रूप देखने को मिलता है। उन्होंने भाषा की दो कोटियों का प्रयोग किया है। प्रथम तत्सम, तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं, ठीक है, और तद्भव रूप होता है जिनको थोड़ा तोड़ मोड़ के अपनी भाषा के अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है। भाषा में युक्त तो दूसरी संस्कृत के तत्सम शब्द अपने, यहाँ संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के भी मूल शब्द हैं, ठीक है, जो संस्कृत का के प्रथम रूप में प्रयोग किए होंगे उनको कहा गया संस्कृत के तत्सम शब्द। कहावत और मुहावरों का भी प्रयोग आकर्षक रूप में देखने को मिलता है। हाँ, तो आप जब पूरा निबंध पढ़ेंगे और इस आपका जो एसएल की बुक है इसमें जो बताया है, तो कहावतें भी मैंने बता दी कि उन्होंने कैसे बोली है, योग्य व्यक्ति और थोड़े कम योग्य व्यक्ति के मेहनत के ऊपर, ठीक है, और मुहावरे भी बताए थे। तो उस मुहावरे आपको मेन जो इसका निबंध है उसमें मिलेंगे, इसमें शायद नहीं दिखाए हैं मुहावरे। और काव्यात्मक भाषा का आकर्षण अलंकारिता ही है जो अपने भावनात्मक निबंधों में देखने को मिलता है। भट्ट जी ने अपने निबंध ईमानदारी में नियमों और सिद्धांतों के आधार पर पृष्ठभूमि तैयार की है।
यहाँ पर भट्ट जी ने जो ईमानदारी निबंध बताया है उसकी व्याख्या जो करी है वो निबंधों और सिद्धांतों के आधार पर की है, मतलब एक सूत्रबद्धता या क्रमबद्धता के माध्यम से की है। निबंध में भाव और विचार मिलकर भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर लेखक ने जो अपने भाव व्यक्त किए हैं या जो उनके विचार उन्होंने ईमानदारी के माध्यम से करे हैं वो इस निबंध को प्रभावशाली बना रहे हैं, ठीक है। उनकी शैली में विविधता होने के कारण संवाद का रूप धारण करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ईमानदारी निबंध में लेखक ने किस मूल्य की प्रधानता पर जोर दिया है, किस मूल्य की प्रधानता पर जोर दिया है, तो इसमें आप क्या बताएंगे। इसमें आप ईमानदारी के जो भी मूल तत्व हैं जो मैंने बोला था आप अंडरलाइन कर लीजिए, सच्चाई, अखंडता, शांत स्वभाव, ये सब मूल प्रधानता पर जोर दी है। किस प्रकार की भाषा शैली अभी मैंने बताई है, वर्णात्मक है, विचारात्मक है, भावनात्मक है और सूत्रबद्धता है, ये सब। बालकृष्ण पंडित ने निबंध में किस प्रकार की शैली का उपयोग किया है, किस प्रकार की शैली का उपयोग किया है, दोनों ही है, भावनात्मक भी है और विचारात्मक वर्णात्मक भी है, दोनों ही है। और किस तरह की पृष्ठभूमि तैयार की है, तो सिद्धांतों और नियमों के आधार पर तैयार की है। तो सिद्धांतों ये जो है ये व्याख्या दी है कुछ जो मुख्य एक आपका जो निबंध है इससे कुछ पैराग्राफ उठा के इसकी व्याख्या। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इन व्याख्याओं को थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, आप कुछ समझेंगे इसको क्योंकि इतना कुछ है नहीं। ऊपर एक कोटेशन दे रखी है, एक पैराग्राफ है और उसी का ही सिंपल अर्थ समझाया गया है। जैसे यदि है ये ईमानदारी रोजगारियों में पाई जाती है, इस तरह यहाँ से भी इन्होंने निबंध से उठाई है और उसके मुश्किल शब्द बता दिए हैं और यहाँ पे प्रसंग बताया है और व्याख्या। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, समझा ही दिया है निबंध। और तो अगर आप एक एक बार पढ़ेंगे समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं करा देती हूँ। ईमानदारी किसका प्रतीक है, तो ईमानदारी विश्वास का, सच्चाई का प्रतीक यहाँ पर दिखाया है। और ईमानदारी निबंध में भट्ट जी ने किन गुणों और अवगुणों की चर्चा की है, तो किन गुणों की चर्चा की है तो बताया ही है कि व्यक्ति का अपने काम के प्रति निष्ठा, कर्तव्य, उसका परिश्रम, ये गुण आ जाते हैं। अब गुण आ जाता है कि ईमानदारी के पथ पर अगर हम चलते हैं तो काफ़ी धैर्य रखना पड़ेगा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये उनके अवगुणों में आ जाते हैं। अवगुण तो नहीं कहेंगे पर ठीक है, अवगुण ही आ जाते हैं कि थोड़े देरी से चीज़ें मिलती हैं, धैर्य काफ़ी रखना पड़ता है, संयम बरतना पड़ता है, व्यवहार अच्छा होने के बाद भी लोगों की नज़रों में आप उतना जल्दी नहीं उठ पाते। तो ये अवगुणों में आ गए हैं ईमानदारी के। और आपको कठिनाइयों के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त होगा या भौतिक सुख सुविधाएं बेईमान लोगों की तुलना में कम होंगी, तो ये अवगुणों में आ जाती है। ईमानदारी के पक्ष में ना होने का क्या परिणाम है, तो वही बताया कि ईमानदारी के अगर पक्ष में नहीं रहेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और किसी रोजगार या व्यापार में आप तरक्की नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते और समाज का भला भी नहीं कर सकते, अपना खुद का भी नहीं कर सकते, परिवार में रिश्ते भी बिगड़ेंगे, समाज में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि जो ईमानदारी के माध्यम से होगी वह नहीं हो पाएगी। तो ये अगर आप ईमानदारी के पक्ष में नहीं है तो ये सब परिणाम बताए हैं यहाँ पर। ईमानदारी नामक निबंध का सार स्पष्ट कीजिए, तो आप बताए देंगे कि ईमानदारी में कौन कौन से गुण मैंने बताए थे वो, और उसके माध्यम से लेखक ने
ईमानदारी के पथ पर चलने के क्या क्या फायदे बताए हैं और क्या क्या नुकसान बताए हैं, तो ये सार हो जाएगा। और ये भी दोबारा से वही प्रश्न आ गया कि शैली बताइए, तो शैली बताई दी है मैंने, भावनात्मक विचारात्मक जो भी मैंने बताई है। भट्ट जी ने आधुनिक समाज की किन समस्याओं पर व्यंग्य किया है? एक तो भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है, बेईमान लोगों पर किया है, अनैतिकता पर किया है, भेदभावपूर्ण जो नीति अपना ली गई है समाज में एक ईमानदारी से बचने के लिए उस पर, तो ये सब पर व्यंग्य किया है। ठीक है, तो ये आपका ईमानदारी निबंध था, ये आज पूरा हुआ है। अब आप बताइए अगर आपका कोई प्रश्न है तो। 2 क्लासेस में हमने कहानी करी है और आज की जो क्लास हुई है वो बालकृष्ण भट्ट जी की निबंध पर पूर्ण हो गई है, पूरी क्लास हो गई है। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है या कुछ समझ में ना आया हो तो आप बता दीजिए। कोई सवाल नहीं किसी का? अगर कोई सवाल रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। और निबंध लिखने का जो लेखक का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो किसी एक ऐसे बिंदु पर विस्तार से चर्चा करके उसका पूर्ण रूप दिखाना चाहता है कि उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये क्यों जीवन में होना चाहिए, क्यों जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ईमानदारी निबंध जो भट्ट जी ने लिखा है उसमें वह यही बताना चाहते हैं कि ईमानदारी होना हमारे लिए कितना आवश्यक है, और ईमानदारी अगर नहीं होगी तो हमारा और समाज का और परिवार का कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने निबंध के माध्यम से बताई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बताइए, वरना फिर क्लास ओवर करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। बताइए। तो आपका कोई सवाल नहीं है? और पिछली जो 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था उसमें से अगर कुछ कोई परेशानी हो, कोई सवाल ना समझ में आ रहा हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। जो कुंडा कहानी और पक्षी और दीमक कहानी हमने पढ़ी है उसमें से अगर कोई सवाल ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। और आज कभी अगर कुछ ना समझ में आया हो, कोई शब्द, कुछ कोई क्वेश्चन या कुछ और भी विस्तार, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं, पूरी करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आपका कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं क्लास में। ठीक है।